सत्याग्रह अत्याचार, जुल्म, भेदभाव के खिलाफ लड़ने का गांधी का एक अनोखा तरीका, अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक तरीका, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का एक तरीका। तो क्या था सत्याग्रह, क्या था गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह? आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर या फिर इस स्लाइड के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड है सत्याग्रह, ये दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। एक है सत्य और दूसरा है आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, और आग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस या अडहेरेंस। इंसिस्टेंस या अडहेरेंस मतलब निष्ठा रखना। निष्ठा रखना मतलब सत्य की तरफ, सत्य की ओर निष्ठा रखना, सत्य के ऊपर विश्वास रखना, सत्य को लेके चलना, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्य को फॉलो करना, सत्य के ऊपर निष्ठा रखना, ट्रुथ को फॉलो करना, ट्रुथ के ऊपर निष्ठा रखना। तो अडहेरेंस टू ट्रुथ, सत्याग्रह का मतलब हो गया अडहेरेंस टू ट्रुथ या इंसिस्टेंस टू ट्रुथ, मतलब सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य को मानना, सत्य के प्रति निष्ठा रखना, ट्रुथ के प्रति निष्ठा रखना। अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड लव। सत्याग्रह एक तरीके का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था ट्रुथ और लव के बेसिस पे। मतलब सत्याग्रह एक ऐसा तरीका था जिसके थ्रू गांधी जो है वो किसके खिलाफ लड़ते थे? ऑपरेशन, जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, भेदभाव के खिलाफ लड़ते थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन पूरे नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक, मतलब पूरी अहिंसा से, बिना हिंसक हुए, और साथ ही साथ सच्चाई और मोहब्बत के ऊपर यह बेस्ड था। बेसिकली गांधी डेवलप्ड दिस कंसेप्ट एज नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, ऑपरेशन और अनट्रूथ। गांधी ने ये जो कंसेप्ट था सत्याग्रह का, ये डेवलप किया, और ये एक ऐसा कंसेप्ट था, ये एक ऐसा तरीका था जिसमें आप नॉन वायलेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अहिंसक होके आप जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है लड़ते हैं, ऑपरेशन मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, और अनट्रूथ मतलब असत्य के खिलाफ लड़ते हैं। तो बेसिकली सत्याग्रह कुछ नहीं है, एक ऐसा तरीका है जो तरीका सत्य के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप सत्य के रास्ते के ऊपर चलते हैं, सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, और नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब बिना किसी वायलेंस के आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, भेदभाव के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते हैं, अत्याचार के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ लड़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो यह था सत्याग्रह, जो गांधी का जो सत्याग्रह था। गांधी कॉल्ड इट सोल फोर्स और ट्रुथ फोर्स विच इज सुपीरियर टू बॉडी फोर्स। गांधी ने इसको सोल फोर्स कहा या फिर इसको ट्रुथ फोर्स कहा। सोल फोर्स मतलब आपकी जो आत्मा है उसकी ताकत, या फिर सच्चाई की ताकत, जो कि सुपीरियर है बॉडी फोर्स से। मतलब जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, देखो दो तरीके हैं इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने के। एक तरीका है वायलेंट होके, मतलब आप वायलेंट होके जो है वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो वायलेंस कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो आप हिंसक हो रहे हैं। लेकिन वो आप वहां पे बॉडी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिस्मानी ताकत का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं किसी को, किसी का गला काट दे रहे हैं, वो बॉडी फोर्स है। लेकिन जब आप सत्याग्रह को फॉलो करते हैं, मतलब सत्य के ऊपर इंसिस्टेंस रखते हैं, सत्य की प्रति निष्ठा रखते हैं, और नॉन वायलेंट तरीके से जब आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं, इसका मतलब आप अपनी आत्मा की ताकत, सोल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ट्रुथ फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गांधी ने सत्याग्रह को सोल फोर्स कहा या ट्रुथ फोर्स कहा। सत्याग्रह एक ऐसा तरीका था जिसमें आप नॉन वायलेंट होकर इनजस्टिस के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ लड़ते हैं, और यह तरीका सत्य के ऊपर बेस्ड है, मोहब्बत के ऊपर बेस्ड है, नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ये शुरू कहां से हुआ? तो गांधी यूज्ड द टर्म सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी ने सत्याग्रह टर्म का इस्तेमाल किया 1906 में, ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनजस्ट लॉस इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स ऑन इंडियंस। जब गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, मतलब जो साउथ अफ्रीका के अंदर आपके कलर के आधार पे, मतलब आपके रंग के आधार पे आपके साथ जो भेदभाव होता था, और खास करके साउथ अफ्रीका के अंदर क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ब्रिटिशर्स गोरे होते थे, तो बाकी जो वहां पे इंडियंस हुआ करते थे, या फिर जो गोरों के अलावा जो लोग हुआ करते थे, काले रंग के लोग या पक्के रंग के लोग जो है, या सांवले रंग के लोग, उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर भेदभाव होता था। तो कई सारे इंडियंस जो कि साउथ अफ्रीका में काम करते थे, उनके खिलाफ भी भेदभाव होता था। इवन गांधी के खिलाफ भेदभाव हुआ उनके रंग के आधार पे। मैंने आपको बताया था कि उनको फर्स्ट क्लास
ट्रेन से फेंक दिया गया। उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट कटवाई हुई थी, लेकिन उनको यह कहा गया कि फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ वाइट जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे लोग हैं, गोरे अंग्रेज ही बैठ सकते हैं। तुम्हारे जैसा काला बंदा या फिर जो सांवला बंदा है, जो कलर्ड पीपल है, वो कलर्ड इंसान है, वो जो है उस ट्रेन में नहीं बैठ सकता है। तो बेसिकली जो रंग के आधार पे भेदभाव होता था वहां पे, उसके खिलाफ गांधी ने लड़ाई लड़ी। और साथ ही साथ जो अनजस्ट लॉज, मतलब एक काले कानून और एक ऐसे कानून जो कि जुल्म के आधार पे बेस्ड थे, जो इंडियंस के खिलाफ वहां पे ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे, मतलब गंदे कानून जिससे कि हिंदुस्तानियों को जो है, हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनके खिलाफ जब महात्मा गांधी वहां पे लड़ रहे थे, तब उन्होंने सत्याग्रह का टर्म यूज किया 1906 में पहली बार। और उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली उन्होंने सत्याग्रह का मीनिंग एक्सपैंड किया, इसको जो है वो इवॉल्व किया, सत्याग्रह इवॉल्व हुआ और इसका मीनिंग भी एक्सपैंड हुआ, इसको जो है ब्रॉडर डायमेंशन गांधी ने दिया। लेकिन गांधी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल जो है 1906 में साउथ अफ्रीका में किया, जब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और साथ ही साथ वो काले कानून जो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों को कुचलने के लिए बनाए हुए थे, उसके खिलाफ जब गांधी लड़ रहे थे, तब उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया और सत्याग्रह वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स क्या है सत्याग्रह के? सबसे पहले इसके अंदर ट्रुथ आता है। ट्रुथ मतलब सत्य। ट्रुथ जो है, सत्य जो है, ये फाउंडेशन है सत्याग्रह का। मतलब ट्रुथ जो है वो बेस में आता है सत्याग्रह के। तो सबसे पहले इसके अंदर सत्य आता है, ट्रुथ आता है। जैसे गांधी ने कहा कि ट्रुथ इज गॉड, मतलब सत्य ही भगवान है। ट्रुथ इज गॉड, उन्होंने कहा कि सत्य ही भगवान है। और अगर आप गॉड को खोजना चाहते हो, गॉड को पाना चाहते हो, तो आपको सत्य को पाना होगा। अगर आप गॉड को चाहते हो, आपको सत्य को चाहना होगा। तो उन्होंने कहा कि गॉड एंड सत्य आर इनसेपरेबल। तो बेसिकली सत्य जो है वही भगवान है। तो उन्होंने कहा कि सत्य जो होगा वो फाउंडेशन होगा सत्याग्रह का। और असत्याग्राही, सत्याग्राही मतलब जो इंसान सत्याग्रह को प्रैक्टिस करता है। असत्याग्राही मस्ट बी टोटली कमिटेड टू ट्रूथ इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। और जो सत्याग्राही होता है, जो सत्याग्रह का पालन करता है, वो टोटली कमिटेड होना चाहिए ट्रूथ के प्रति, सत्य के प्रति, उसकी सोच में, उसके वर्ड्स में और उसके एक्शन में। मतलब अगर वो सोच रहा है उसमें भी सत्य होना चाहिए, अगर वो बोल रहा है उसमें भी सत्य होना चाहिए, और अगर वो कुछ कर रहा है वो भी सत्य के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल या फिर फीचर सत्याग्रह का आता है वो है ट्रुथ या सत्य। दूसरा इसके अंदर आता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मींस अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, मतलब मारकाट नहीं करनी है। अहिंसा इज अ मींस थ्रू विच ट्रुथ इज रियलाइज्ड। गांधी का ये कहना था कि अहिंसा ही एक तरीका है, एक रास्ता है जिससे कि हम सत्य को हासिल कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। इसलिए आपको नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना है। सत्याग्राही गोल, एक सत्याग्राही का गोल क्या होगा जो सत्याग्रह को प्रैक्टिस करता है? उसका गोल ये नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय कर दे, उसका गोल यही नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय कर दे किसको? रॉन्ग डूअर को, मतलब जो पाप कर रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे। ये गोल सत्याग्राही का बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि एक इंसान, जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कौन थे उस टाइम पे? रॉन्ग डूअर थे। रॉन्ग डूअर मतलब वो गलत कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपोनेंट है आपका, मतलब रॉन्ग डूअर जो गलत कर रहा है, उसको आप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं, बल्कि आप उसको जो है उसका दिल जीतोगे। दिल जीतोगे कैसे? आप उसका दिल जीतोगे सत्य के साथ, नॉन वायलेंस के साथ। तो बेसिकली आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, मॉरली उसको आप परसुएड करोगे। आप उसका दिल जीत लोगे कि अगर वो एक लाठी मार रहा है आपको आगे से, तो आप कह रहे हो कि दूसरी भी मार, वो दूसरी भी मार रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो आगे से, आप मुस्कुरा रहे हो, तो उसके बाद वो लाठियां मारना बंद कर देगा। तो बेसिकली उससे आप दिल जीत लोगे, किसका? सामने वाले का। समझ आई बात? उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है सेल्फ सफरिंग। सेल्फ सफरिंग मतलब तपस्या, कि आपको जो आपका सेल्फ है वो सफर करना चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन अदर्स, इसके बजाय कि आप दूसरों के ऊपर जो है वो सफरिंग आप दूसरों को इन्फ्लिक्ट करें, मतलब आप दूसरों को जो है वो सफरिंग क्या होता है? दुख, पीड़ा। तो आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाएं, इसके बजाय आपको अपने ऊपर पीड़ा लेनी चाहिए। मतलब आपको खुद को आपको खुद पीड़ा महसूस करनी चाहिए। तो बेसिकली असत्याग्रही विलिंगली एक्सेप्ट सफरिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ। तो सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आप खुद के ऊपर सफरिंग्स लो, आप खुद जो है वो दुख झेलो, आप खुद पीड़ा झेलो, क्योंकि सत्य के लिए आपको पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जैसे आप सत्य के लिए खड़े हो, आगे से ब्रिटिशर्स तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, लेकिन तुम्हें नॉन वायलेंट नहीं होना है, तुम्हें आगे से गाली नहीं निकालनी है, तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, तुम्हें उसके खिलाफ नहीं लड़ना है आगे से डंडा लेके। अगर आप ऐसा करोगे, इसका मतलब आपने सत्याग्रह को खत्म कर दिया, आप सत्याग्रही नहीं हो। तो
ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपको वहां पे अड़े रहना है, आप सत्य के ऊपर अड़े रहेंगे, आप नॉन वायलेंस के ऊपर अड़े रहेंगे, आप मोहब्बत रखेंगे फिर भी उसके प्रति, इसका मतलब आपको पीड़ा महसूस करनी पड़ेगी ना, आपको सफरिंग्स झेलनी पड़ेगी ना, आपके ऊपर लाठी डंडे बरसेंगे, तो इसलिए आपको जो है वो तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं सत्याग्रह के, सत्य, अहिंसा और तपस्या, जो गांधी अपने कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह के अंदर मेंशन करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच में क्या डिफरेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पैसिव रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं, ये जो कंसेप्ट था पैसिव रेजिस्टेंस का, ये डेविड थॉरो ने दिया था अपनी किताब सिविल डिसोबीडियंस के अंदर। तो बेसिकली डेविड थॉरो एक थिंकर हैं, एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी सिविल डिसोबीडियंस, और उस किताब के अंदर उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की और सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने कंसेप्ट दिया। बेसिकली पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीका है, मींस अपोजिंग इनजस्टिस विदाउट यूजिंग वायलेंस। पैसिव रेजिस्टेंस एक तरीका है अन्याय के खिलाफ लड़ने का बिना हिंसक हुए, मतलब बिना वायलेंस के, नॉन वायलेंट तरीके से, यूज्ड व्हेन पीपल आर टू वीक टू फाइट फिजिकली। लेकिन आपको यह समझना है कि पैसिव रेजिस्टेंस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, तब इस्तेमाल किया जाता है जब लोग जो अन्याय हो रहा है उसका सामना नहीं कर सकते हैं फिजिकली, उसके खिलाफ वो नहीं लड़ सकते हैं फिजिकली, इसलिए वो जो है वो नॉन वायलेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली पैसिव रेजिस्टेंस एक कंडीशन है, एक मजबूरी है। पैसिव रेजिस्टेंस, दोबारा से मैं समझाता हूं, एक तरीका है जिसमें आप अन्याय के खिलाफ, जिसमें आप अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं लेकिन हिंसक नहीं होते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंस पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से बड़े अच्छे हैं और आप अहिंसक हैं या आप नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वायलेंस इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सामने वाले बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े मजबूत हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज कंडीशन, बेसिकली ये मजबूरी है, कंपल्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइकॉटिंग गुड्स, रिफ्यूजिंग टैक्स टू अपोज अनजस्ट लॉस। जैसे कि गुड्स का मतलब चीजों का बाइकआउट करना, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स जो जहां पे गुड्स बनाया करते थे उनका बाइकआउट कर देना, उनको ना खरीदना, या फिर ब्रिटिशर्स के लॉस को फॉलो ना करना, जो ब्रिटिशर्स के ऐसे कानून, जो काले कानून हैं जिससे हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको फॉलो ना करना। लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वायलेंस को आप पसंद करते हैं इसलिए आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि नॉन वायलेंस ही एक कंडीशन रह गई है, वो मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज सामने वाले के खिलाफ आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा मजबूत है। बेसिकली देयरफॉर पैसिव रेजिस्टेंस इज कंडीशन एंड चॉइस। इसलिए पैसिव रेजिस्टेंस एक कंडीशन है, चॉइस नहीं है। चॉइस अगर आप अगर मजबूत होते तो आप हिंसा करते, लेकिन आप मजबूत नहीं है, इसको आपको पता है कि आप अगर उसको मारने को जाओगे तो पिटोगे आगे से। अब आपको यह समझना है कि इन पैसिव रेजिस्टेंस यू कंसीडर रॉन्ग डूअर अपोनेंट एज योर एनिमी। पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर जो रॉन्ग डूअर होता है, जो गलत कर रहा होता है, जो अन्याय कर रहा होता है, जो अत्याचार कर रहा होता है, जो पाप कर रहा होता है, उसको आप अपना दुश्मन मानते हो। लेकिन फॉर सत्याग्राही, उस इंसान के लिए जो सत्याग्रह प्रैक्टिस करता है, उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता है। इवन की रॉन्ग डूअर जो पाप कर रहा है वो भी उसके लिए दुश्मन नहीं है, वो भी उसको मोहब्बत की नजरों से देखता है। बेसिकली सत्याग्राही के अंदर किसी के लिए नफरत होती ही नहीं है, सत्याग्राही के लिए किसी के लिए कोई दुश्मनी होती ही नहीं है। सत्याग्राही हर किसी को मोहब्बत की नजर से देखता है। सत्याग्रह लव और ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है। जरूरी नहीं है कि पैसिव रेजिस्टेंस ट्रूथ के ऊपर बेस्ड हो, सत्य के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन सत्याग्रह ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है, नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। और उसी के साथ साथ ही इज अगेंस्ट इविल एंड नॉट इविल डूअर, वो पाप के खिलाफ है, पाप करने वाले के नहीं। और उसकी हमेशा ये मंशा रहती है, सत्याग्रही का मेन गोल यही होता है कि वो पाप करने वाले को, मतलब जो इविल डूअर है, जो गलत कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, जैसे ब्रिटिशर्स, उनका दिल जीत ले, उनके दिल को जीत ले, उनको मॉरली परसुएड करे ताकि वो गलत ना करें, उनकी कॉन्शियसनेस को अपील करे ताकि वो फर्दरली गलत ना करें।
ब्रिटिशर्स का दिल जीत ले ताकि वो फिर अन्याय हिंदुस्तानियों के साथ ना करें। ये सत्याग्रही का गोल होता है, ये उसका पर्पस होता है। तो ये डिफरेंस है पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच में। सत्याग्रह जो है वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, सत्य के ऊपर बेस्ड है, वो नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, वो मोहब्बत के ऊपर, लव के ऊपर बेस्ड है। उसी के साथ साथ अपोनेंट को यहां पे गलत नजरों से नहीं देखा जाता है, उसको गलत नहीं माना जाता है, उससे नफरत नहीं की जाती है, बल्कि उसके दिल को जीतने की बात की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पैसिव रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि नॉन वायलेंस आपकी मजबूरी है। बात समझ आ गई? लेकिन आप जो आपका दुश्मन है उसको दुश्मन की नजर से ही देखते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, वो आप उसको अपना एनिमी मानते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है सत्याग्रह की? तो बेसिकली गांधी ने कहां कहां पे सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया, कहां कहां पे हिंदुस्तान के अंदर सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया गया। आप सोच रहे होंगे ना, सत्याग्रह इट्स अ काइंड ऑफ यूटोपियन आइडियोलॉजी और इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। बट इन रियल सेंस ऑफ टर्म्स प्रैक्टिकली गांधी ने सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया है। आप ये सोच रहे होंगे कि सत्याग्रह, सत्य के ऊपर निष्ठा रखना, उसके बाद झूठ ना बोलना, अहिंसक रहना, अहिंसा की बात करना, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना और दुश्मन से नफरत ना करना या अपोनेंट से नफरत ना करना, क्या ये असली में पॉसिबल है? लेकिन गांधी ने ये पॉसिबल करके दिखाया। जैसे सबसे पहले जो है वो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ 1917 में, यहां पे सत्याग्रह का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो बेसिकली बिहार में कुछ इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे। तो वो इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो किसानों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, किसानों के खिलाफ जुल्म कर रहे थे। कैसे? बेसिकली वो बड़े बड़े ठेकेदार, वो जो लैंडलॉर्ड्स या फिर इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे, वो किसानों से इंडिगो की खेती करवाते थे, लेकिन उस इंडिगो को बड़े कम दाम के ऊपर उनसे खरीदते थे। इसलिए किसानों को बड़ा मुश्किल झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका जो इंडिगो वो उगा रहे हैं उसको इतने कम दाम में खरीदा जा रहा है। मान लो आप कल को जो है वो 200 किलो टमाटर उगाएं और वो टमाटर आपके जो है वो 2 किलो रुपए आपसे खरीदे, 2 रुपए किलो आपसे खरीदे जाएं, तो आपको आपका एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है। इसी तरीके से इंडिगो लैंडलॉर्ड्स और प्लांटर्स जो होते थे वो कहते थे कि भाई हमें जो है वो आप इंडिगो की खेती करो, लेकिन इंडिगो की खेती करने के बाद किसानों से इंडिगो बड़े सस्ते दाम पे लिया जाता था। फिर गांधी को वहां पे बुलाया गया बिहार के अंदर। बिहार में एक चंपारण जगह है, वहां पे गांधी को बुलाया गया और गांधी वहां पे गए। फिर गांधी वहां पे जो है वो सत्याग्रह करने लगे। वहां पे जो है वो एक प्रोटेस्ट होने लगा, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से सत्य के ऊपर बेस्ड। और उसके बाद जो है वो अंग्रेज या फिर जो पीजेंट्स थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे या जो प्लांटर्स थे, वो मान गए, वो बेसिकली मान गए किसके लिए? प्राइस बढ़ाने के लिए, कि इंडिगो का प्राइस बढ़ाने के लिए। तो पहली सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस जो है वो गांधी को यहां पे मिली। फर्स्ट सक्सेस बेसिकली गांधी जो है ना वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो पहली बार उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, सत्याग्रह को यहां प्रैक्टिस किया और पहली बार यहां पे वो कामयाब भी हुए, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो प्लांटर्स थे, उन्होंने फिर इंडिगो का प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि इस तरीके का प्रेशर वहां पे क्रिएट हुआ और पूरा नॉन वायलेंट तरीके से चंपारण सत्याग्रह चला। पूरे सत्य के ऊपर बेस्ड ये था और इस तरीके से 1917 में पहली बार सक्सेस गांधी को मिली। ये याद रखना, ये जो मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ, ये सब आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आप पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट्स जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह में बेसिकली जो किसान थे, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। बेसिकली किसानों ने जो है वो ब्रिटिशर्स को टैक्स देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनकी जो खेती थी वो बर्बाद हो चुकी थी, उनकी क्रॉप का फेलियर हो चुका था, मतलब फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद हो चुकी थी तो किस बात का टैक्स भाई? लेकिन अंग्रेज उनसे टैक्स मांग रहे थे तो उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। उसके बाद जो है वो वहां पे एक तरीके का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चला, मतलब गांधी ने वहां पे सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया और वहां पे उस तरीके से सत्याग्रह वहां पे हुआ और नॉन वायलेंट तरीके से वहां पे एक तरीके का प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ या लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि यहां पे टैक्स रेमिटेंसेस दे दिए गए, मतलब टैक्स को कम कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ भाई 1918 में? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बेसिकली इसमें क्या हुआ कि बेसिकली एक मिल के अंदर कुछ मजदूर जो थे वो काम किया करते थे। एक मिल के अंदर कुछ मजदूर काम किया करते थे। मजदूर चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन जो मिल के ओनर थे वो सैलरी उतनी नहीं बढ़ा रहे थे जितनी मजदूर कह रहे थे। वो कह रहे थे 50% हमारी सैलरी बढ़ा दो और जो
ओनर था मिल का, वो कहता था कि हम सिर्फ 20% बढ़ाएंगे। तो वर्कर्स ने कहा कि हमारी सैलरी 50% बढ़नी चाहिए, ओनर ने कहा 20% ही बढ़ाऊंगा। फिर गांधी वहां पे आए, उन्होंने सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया, नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने वहां पे पीसफुल स्ट्राइक की, एक हंगर स्ट्राइक वहां पे उन्होंने की, और उसके बाद जो है वो 35% जो है वो वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई गई। उसके बाद साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह के अंदर क्या हुआ, इसी को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, इसी को हम डांडी मार्च भी कहते हैं 1930 में, जिसमें ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली हुआ करती थी साल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर, मतलब ब्रिटिशर्स ही इस देश में नमक बना सकते हैं। गांधी ने डांडी मार्च किया, एक सत्याग्रह वहां पे प्रैक्टिस किया, और उसके बाद वो जो मोनोपोली थी उसको ब्रेक कर दिया, खुद उन्होंने साल्ट वहां से नमक उठाया और कहा कि अब जो मोनोपोली है ब्रिटिशर्स की वो खत्म हो गई, अब इंडियंस भी साल्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा नमक हम भी बना सकते हैं, हम हमारा नमक अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं कुछ सत्याग्रह की जो कि प्रैक्टिस किया गया अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 एंड साल्ट सत्याग्रह 1930।